हाँ जी, इस न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिए। This figure shows a uniform rod of length 30 centimeter. It has a mass of 3 kg. The strings shown in the figure are pulled by constant forces of 20 Newton on one side and 32 Newton on the other side. Okay. Find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on 10 centimeter part. ये जो 20 सेंटीमीटर पार्ट है, ये 10 सेंटीमीटर पार्ट को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। ये फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसे किस तरह से बनाएंगे? क्या आपको याद आता है इस तरह का कोई एग्जांपल हमने किया? कौन सा? टेंशन वाले? नहीं। और सोचो। हम लोगों ने किया है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन में क्या, एक रेलवे इंजन बहुत सारी बोगीज को खींच रहा है, राइट? ये एक फोर्स इधर लग रहा है 32, इधर कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। एक नेट फोर्स बनेगा, कितना बनेगा नेट फोर्स? 12। तो इस पूरे सिस्टम पे कितना नेट फोर्स काम कर रहा है? 12 न्यूटन। इस नेट फोर्स के कारण ये बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। इधर बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर नेट फोर्स काम करता है तो उस बॉडी को एक्सीलरेट होना पड़ेगा, इसलिए ये बॉडी चलेगी ही चलेगी, क्योंकि इस पे कितना फोर्स है? 12 न्यूटन। अब कनेक्टेड मोशन में हमने क्या निकाला था कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इधर हमने फोर्स लगाया है, ये वाले लिंक है, इस लिंक पे कितना फोर्स लगता है? ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये लिंक है, इस लिंक पे कितना फोर्स है? ये आपने निकालना है। वही क्वेश्चन है। क्या मेथड इसका याद किया है? सोचो। स्टेप नंबर 1, नेट फोर्स से पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना। दैट वाज स्टेप नंबर 1। क्यों? एक्सीलरेशन फॉर एवरी पार्ट विल बी सेम। तो इसीलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं? 8। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? हर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स। इसका मास हमको पता है, अगर तो उस मास पे इस A को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? M इंटू A फोर्स कि कितना इस पर नेट फोर्स लगा। ये हम इसका तरीका लगाएंगे। अब 2 मिनट टाइम है, आप थोड़ा सोच के बनाकर फिर देखिए, फिर नहीं तो मैं सॉल्व करता हूं इसको। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इनके हमको मास चाहिए। एक बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। टोटल मास कितना है? 3 kg। टोटल लेंथ कितनी है? 30 kg, 30 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दीजिए तो बताइए ये कितना kg होगा, ये कितना kg होगा? यस, 1 kg एंड 2 kg। दिख रहा है इसकी लेंथ के रेशियो में इसके मास का रेशियो। तो इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B। दिस इज 1 kg एंड दिस इज 2 kg और दोनों मिलाकर 3 kg दिया। ओके, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू 32 ऑन दिस साइड, 20 ऑन दिस साइड, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन। नाउ ऑन दिस सिस्टम व्हाट विल बी एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज नेट फोर्स? 12. व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम? 3. एक्सीलरेशन किसका निकाल रहे हैं? पूरे सिस्टम का, इसलिए मास किसका लेंगे? पूरे सिस्टम का। नेट फोर्स किस पे ले रहे हैं? पूरे सिस्टम पे। हर चीज किसकी ले रहे हैं? पूरे सिस्टम। इसलिए एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का निकला। दिस इज 4 व्हाट? फोर्स न्यूटन, मास इन kg। So this will be 4 meter per second square. This is acceleration of the system. अगर ये सिस्टम का एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब हर बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है? सेम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ओके, अब आइए नेट फोर्स ऑन ए। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो आंसर है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए का मास कितना है? 1 kg 1, और ए का एक्सेलरेशन कितना है? 4। तो ए पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? 4 न्यूटन। So net force on A is equal to 4 न्यूटन। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब ये जो इस पर नेट फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, कौन लगा रहा है? तो आंसर है ये नेट फोर्स है, सभी का सम है। लगाने वाले कौन कौन है? तो ए को ध्यान से देखिए, ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 की 2। एक फोर्स कौन लगा रहा है? बी, इसको इधर खींच रहा है। दूसरा फोर्स कौन सा है? 20, इधर लग रहा है। तो हम इसका फ्री डायग्राम बनाते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने इसका बनाया। इधर ये F ऑन A ड्यू टू B, इसका नाम क्या दिया? FAB। इधर कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। इसका मास कितना है? 1 kg। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 4। तो इसका नेट फोर्स हम कितना निकाल चुके? 4। नेट फोर्स का यहाँ फॉर्मूला कैसे बनेगा? नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? एक तरफ लगने वाले फोर्स माइनस दूसरी तरफ लगने वाले फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी माइनस 20 न्यूटन। और नेट फोर्स हम निकाल चुके हैं, ये रहा नेट फोर्स। नेट फोर्स 4 न्यूटन, इसको हम यहां ले आए, तो दिस इज 4 इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए बी माइनस 20। अब बताइए फोर्स ए बी कितना हुआ? यस, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू 24 न्यूटन। ये हमारा आंसर आया है इसका। A and B are running in parallel tracks. The velocity of A is larger than velocity of B. ये ज्यादा फास्ट जा रही है, ये स्लो जा रही है। दोनों में से एक पैकेट, the question says a packet of equal weight are exchanged between the two. यहां से एक पैकेट m मास का m, इसको फेंक कर थ्रो करके यहां डाल दिया गया, एंड एट द सेम टाइम इसके पास एक पैकेट है सेम मास m, और इसको थ्रो करके यहां डाल दिया गया। अगर m मास यहां से यहां आया और m मास यहां से यहां गया, तो दोनों के मास में कोई अंतर आया क्या? नहीं। अब इनका क्वेश्चन है कि A और B, इनकी वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। A will retard, B will accelerate. A will accelerate, B will retard. Nothing will happen to A, B will accelerate, and nothing will happen to B, A will accelerate. Like that. तो आप क्या सोचते हैं? आपको इसमें से करेक्ट चॉइस चूज करनी। ओके, जिस मास को हमने थ्रो किया यहां से यहां, उस मास के पास पहले कौन सी वेलोसिटी थी? va वेलोसिटी थी। यहां से जब ये यहां आएगा तो कौन सा मोमेंटम लेकर आएगा? m इंटू va मोमेंटम लेकर आया। यहां से जो मोमेंटम निकल गया इस ट्रेन से, वो कौन सा मोमेंटम है? m इंटू vb। ये मोमेंटम निकल गया और वो कहां चला गया? a में। अब आप सोचकर बताइए, va का टोटल मोमेंटम कम हो गया कि ज्यादा हो गया? इसमें से निकला कितना? आउट कितना हो गया? m इंटू va। इसमें एंटर कितना किया? m इंटू vb इसमें एंटर किया। कौन बड़ा है? m इंटू va बड़ा है, जो कि इसमें से निकल गया, और इसको मिला कौन सा? m इंटू vb। तो इसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो गया, क्योंकि निकलने वाला मोमेंटम
ज्यादा बड़ा है m इंटू वी ए, और इसको जो मिला m इंटू वी बी वो छोटा है, तो इसका मोमेंटम कम हो गया। वैसे ही उल्टा इसको सोचना है, इसमें से निकला कौन सा m इंटू वी बी, और इसको मिला कितना m इंटू वी ए। ओके, तो इसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो VA का मोमेंटम कम हो गया और VB का मोमेंटम बढ़ गया। मास में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। अगर मास में नहीं चेंज हुआ तो मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास में कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ इफ वी से इसका मोमेंटम कम हो गया, मतलब कौन कम हो गया, वेलोसिटी कम। इसका मोमेंटम बढ़ गया, मतलब क्या बढ़ गया, इसका वेलोसिटी बढ़ गई। तो रिजल्ट क्या है, A will be retarded क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई, and B will be accelerated. This is the right option. A will be retarded and B will be accelerated. हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, a given object takes n times more time to slide down a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree incline. Okay, then what will be coefficient of friction between the two surfaces? एक बार स्मूथ सरफेस पर ये फिसलता है 45 डिग्री और इसको टाइम लगता है t ऑन स्मूथ सरफेस, on smooth surface time t, on rough surface when the surface is rough then the time taken is n times t, n times t. On smooth surface time taken is t, on rough surface time taken is n times t. Okay, then what will be the coefficient of friction? This is what we have to find and there are many options given. हमें निकालना है mu की वैल्यू, coefficient of friction. यहां पर coefficient of friction कहां काम में आएगा, क्या चीजें हमको दी गई हैं, बनाने का तरीका सोचिए, किस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं। तो आंसर है टाइम दिया गया। ओके, टाइम के साथ हम किसको रिलेट करते हैं, तो आंसर है टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब हमारे काइनेमेटिक के इक्वेशंस में आते हैं। तो हमको हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस में टाइम कहां पर होता है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square। इसमें फाइनल वेलोसिटी का कहीं कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए v is equal to ut वाले से हम टाइम नहीं निकाल सकते। s is equal to ut plus half at square, उसको ट्राई कर सकते। क्यों, पहले केस में स्मूथ वाले में यहां से यहां आएगा, रफ वाले में भी यहां से यहां आएगा, तो दोनों का s कैसा होगा, इक्वल होगा। कैंसिलेशन में हमको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर हम उस s का इक्वेशन बनाना चाहें तो कहां अटकते हैं, कौन सी क्वांटिटी हमको लगती है, कौन सी क्वांटिटी हमारे पास है, ट्राई करके देख लेते हैं। हम किसको ट्राई करने जा रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक बार हम इसको करेंगे स्मूथ के लिए और एक बार इसको करेंगे रफ के लिए, ये दो बार। इसके लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम हम निकालेंगे t1, इसके लिए जो टाइम लगेगा t2। तो बताओ t2 और t1 में क्या रिलेशन हमको दिया गया, क्या दिया गया है, रफ वाला जो टाइम है t2 दैट इज n टाइम्स t1।
ये हमने भी लिखा है। ऑन स्मूथ सरफेस टी है और ऑन रफ सरफेस m इंटू टी है। तो इस पे अगर टाइम t1 है, रफ पे t2 है, तो t2 किसके बराबर है? m इंटू t1। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एनीवे, तो हम इसमें कोएफिशिएंट का फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं। ओके, यहां पर सेटिंग करते हैं पहले स्मूथ के लिए। क्या क्या चीजें हमको चाहिए? t तो हमको t1 रख देना है, दैट इज करेक्ट। s नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि पहले और दूसरे दोनों केस में s एक समान है, जो कि डिवाइड करने से कैंसिल हो सकता है, इसलिए उसको s का ऐसे ही रहने देते हैं। जो चीज नहीं मालूम वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। वेरी गुड, तो ये पूरी टर्म खत्म हो गई। अब सिर्फ क्या बचा? एक, हमको एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन कैसे मिलता है? तो ऑन स्मूथ सरफेस, on smooth, which force is responsible to bring it down? कौन सा फोर्स इसको इधर लेके आ रहा है? mg sin 45। कोई अपोज करता है क्या? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस है, इसलिए सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है। कौन सा? mg sin 45। ये उसको नीचे लेके आता है। अगर हमको फोर्स मालूम है तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लेना है? mg sin 45। mg sin 45 कितना होता है? ये डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास कितना आ गया? g upon root 2. This is what? Acceleration. Acceleration on smooth surface, right? अब दूसरा हम निकालते हैं acceleration on rough surface. रफ सरफेस के लिए फिर हमको क्या चाहिए? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स अब कैसे निकलेगा? रफ सरफेस पे जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करता है और इसका इंटेंशन ऑफ मोशन या मोशन नीचे की तरफ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर होगा? ओके, ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू आर। यहां पर आर की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg cos 45। cos 45 की वैल्यू बताइए? 1/√2। ये क्या चीज है? mg√2, और ये क्या बन गया इसका? नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन कितना हुआ? म्यू इंटू आर। आर क्या रखना है? mg/√2। ये फ्रिक्शन की वैल्यू। अब नेट फोर्स कैसे निकलेगा? नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, इस तरफ नेट फोर्स mg sin 45 किधर काम करता है? mg sin 45 किधर काम कर रहा है? ये नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन काम करता है? फ्रिक्शन। उसको माइनस कर दिया तो ये क्या निकल गया? नेट फोर्स। ये बात समझ में आई? रफ पर नेट फोर्स कैसे निकालना है? नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? mg sin 45। उसको अपोज करने वाला कौन है? फ्रिक्शन। और ये नीचे आता है, इसका ये मतलब है mg sin 45 बड़ा है। कितना बड़ा है? जितना बड़ा है उसी को नेट फोर्स बोलते हैं। तो नेट फोर्स कैसे निकाला हमने? mg sin 45 माइनस फ्रिक्शन। ये अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। सो दिस इज mg sin 45 is 1/√2 माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने अभी अभी निकाला, म्यू mg/√2। म्यू mg/√2। ये क्या निकला? फोर्स। कौन सा? नेट फोर्स। यहां तक समझ आ गया? इस तरह से हमने नेट फोर्स निकाला। कब?
जब फ्रिक्शन काम कर रहा है। कब फ्रिक्शन काम करता है? ऑन रफ सरफेस। ऑन रफ सरफेस नेट फोर्स निकल गया ये। सो रफ सरफेस पर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? A इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स को निकाल के रखा हमने, इसमें से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकलेगा? mg/√2। ये कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा? 1 माइनस म्यू। 1 माइनस म्यू, ये आ गया नेट फोर्स। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय मास, यहीं पे लिख देते हैं मास। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय मास। अब ये मास कैंसल हो गया, so what we get is g/√2 and 1 माइनस, ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन ऑन दी रफ सरफेस। अगर ये एक्सेलरेशन है, हमको क्या चाहिए? हमको दोनों के केस में टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन किसका? टाइम था। ओके, तो स्मूथ के केस में टाइम निकालिए। टाइम, यहां पर हमने इक्वेशन लिया s इज इक्वल टू ut कितना हो गया? 0 प्लस हाफ। a को क्या लिखना है? g/√2 और t क्या लेना है? t1 का स्क्वायर। ये फर्स्ट केस। कौन सी सरफेस में? स्मूथ में। अगर आप यहां अलग से लिख रहे हैं तो यहां आप फिर से लिख सकते हैं टाइम ऑन स्मूथ सरफेस। टाइम ऑन स्मूथ सरफेस फॉर s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g/√2 इंटू t1 स्क्वायर। फिर से टाइम ऑन रफ सरफेस। रफ सरफेस, अब रफ सरफेस के लिए इक्वेशन फिर से सेट करिए। डिस्टेंस वही है s, u फिर से 0 है, हाफ फॉर्मूले का है, a कितना लेना है? तो इसका a हमने ये निकाल के रखा हुआ है, a एक्सेलरेशन ऑन रफ सरफेस। इसको यहां ले लेते हैं g/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस म्यू। 1 माइनस, ये आ गया इंटू हाफ a t स्क्वायर। रफ के लिए हमने t कितना माना था? t2 का स्क्वायर। ये आ गया टाइम ऑन रफ सरफेस का इक्वेशन। तो यहां पर देखिए, ये इक्वेशन s और ये भी इक्वेशन s। ये जो दो इक्वेशन मिले, ये है स्मूथ सरफेस पे, ये है रफ सरफेस पे। अब T2 हमको गिवन है, T2 किसके बराबर है? n इंटू T1। तो ये T2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? n स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर। तो हमने इसको वही लिख दिया और फिर से इसको रीराइट किया। सो दिस विल बिकम s इज इक्वल टू हाफ g/√2 1 माइनस म्यू, और T2 स्क्वायर को क्या लिखना है? n स्क्वायर T1 स्क्वायर। ये T2 के बदले में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये हमारी गिवन कंडीशन, दिस इज गिवन। ओके, अब ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा? देख लीजिए, s कैंसल आउट, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। s इज कैंसल्ड आउट, देन हाफ कैंसल्ड आउट, g/√2 कैंसल्ड आउट, देन here is 1
t1 स्क्वायर 1 माइनस म्यू n स्क्वायर t1 स्क्वायर, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1. सो वी गेट हियर 1 is equal to s upon s. 1 is equal to 1 upon 1 minus mu. G upon root 2 cancel हो गया. So this is t1 square upon 1 minus mu n square and t1 square. So t1 square is cancelled again. Okay, so ये इधर आ जाएगा 1 minus mu n square is equal to 1. So 1 minus mu is equal to 1 upon n square. mu को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए. So mu is equal to 1 minus 1 upon n square. ये हमारा आंसर आ गया. mu is equal to 1 minus 1 upon n square. तो इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है, फिजिक्स कम है, लेकिन थ्रू आउट फिजिक्स के फॉर्मूलाज लगे, मैथमेटिक्स के और फ्रिक्शन. हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज a light string passing over a smooth light pulley connect two blocks of mass m1 and m2. If acceleration of the system is g upon 8, acceleration of the system is g upon 8, then what is the ratio of masses m1 upon m2? ये हमको निकालना है. तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं, किसी एक को तो बड़ा मानना पड़ेगा. लेट अस सपोज m1 इज लार्जर देन m2. तो ये सिस्टम किधर आएगा? इस तरफ नीचे आएगा और इधर से ऊपर जाएगा. अगर इधर का एक्सेलरेशन a है तो यहाँ का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? a. ओके, इस a एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए. यहाँ पर ऑन दी स्पॉट आप इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे. डेरिवेशन आप पहले कर चुके हैं. इसका फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन के साथ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और उसके बाद उसमें टी को एलिमिनेट करके ए आप निकाल चुके हैं. वो वाला एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए. एंड दैट एक्सप्रेशन वाज ए m1 minus m2 upon m1 plus m2. दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय g. ये हमारा एक्सप्रेशन था. यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? g अपॉन 8. तो इसको हमने रख दिया यहाँ पे g अपॉन 8. g अपॉन 8. g is cancelled, so this is 1 upon 8. Now m1 minus m2, m1 plus m2 is equal to 1 upon 8. तो m1 upon m2 कितना होगा? That is 9 to 7. आप चाहे तो इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते हैं. 10 पे पड़ा है. सी एंड डी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए. उसकी डिटेल करिए. इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8 से इसको मल्टीप्लाई किया 8m1 माइनस 8m2. ओके, ये 8m1 है. इस m1 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 7m1 माइनस 8 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 9m2. m1 माइनस m2 करना है तो m2 यहाँ चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा. तो व्हाट दिस विल बी? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 7.
दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्लाइड्स डाउन ए लाइट रोप whose breaking strength is eta times its weight। इसका टेंशन, इस आदमी के वेट के कारण इसमें कुछ टेंशन आएगा, जितना वेट ज्यादा होगा उतना टेंशन ज्यादा होगा। अगर इस आदमी का मास m है तो इसका वेट कितना होगा, mg, that is the force or the weight which is trying to bring it down, mg। ओके, ये इसको नीचे लाता है। ये इन्होंने हमको दिया है कि ये स्प्रिंग टूट जाएगी जब इसका टेंशन कितना होगा, थीटा टाइम्स mg। ये क्या है, ब्रेकिंग टेंशन। इसके लिए हम यहाँ पर B लिख देते हैं, ब्रेकिंग टेंशन। ब्रेकिंग टेंशन इज थीटा इनटू mg, इट इज गिवन टू अस। ओके, whose breaking strength is eta times its weight। Okay, what should be maximum acceleration of the man। इसका एक्सीलरेशन, ये यहां से तेजी से नीचे उतरता है, कितने एक्सीलरेशन से, a। इस a की वैल्यू हमको बतानी है ताकि ये रस्सी टूटे मत। अगर ये खड़ा हो जाएगा तो इस रस्सी पे कितना वेट लगेगा, mg। ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो टेंशन ये कितना बियर कर सकती है, लेस देन mg, और ये टूट जाएगी। तो ये क्या करता है, तेजी से नीचे उतरता है। तेजी से नीचे उतरने से टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। कैसे निकालेंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी, कितना एक्सेलरेशन होने से। तो ये इन्होंने हमसे पूछा है कि इस a की वैल्यू निकालिए ताकि ये टूटे मत। ठीक है, टूटने वाले केस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स रहेगा, थीटा mg। नीचे की तरफ कितना फोर्स रहेगा, mg। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, यस, नेट फोर्स mg माइनस थीटा mg। ये नेट फोर्स निकला, लेकिन नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, that is equal to mass into acceleration। ये वाला इक्वेशन बार बार आपको बनाना आना चाहिए। एक तरफ नेट फोर्स कैसे निकाल रहे हैं, दोनों फोर्सेस को माइनस करके। दूसरी तरफ नेट फोर्स कैसे निकालते, मास इनटू एक्सीलरेशन करके, और ये हमको इक्वेशन देता है। अब एक की वैल्यू निकल आएगी, आप देखिए इसमें कॉमन निकला m, वो m इससे कैंसिल, तो g कॉमन निकल गया, 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g 1 माइनस थीटा। यस, ये ऑप्शन है इसमें। सो दिस इज अवर आंसर। ए लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a। ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a। जब ये नीचे a एक्सेलरेशन से आता है तो इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, a। इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना है, a। इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना है, a। तीनों ऐसे नीचे आ रहे हैं। ओके, अब उसके बाद ये होता है, ए मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स ए बॉल इनसाइड द लिफ्ट। इसके हाथ में जो बॉल था उस बॉल को इसने हाथ से छोड़ दिया। जब इसने इस बॉल को हाथ से छोड़ दिया, इसका कांटेक्ट छूट गया, इस पे लगने वाला कांटेक्ट फोर्स छूट गया। अब ये जो बॉल नीचे गिरेगा, अगर कांटेक्ट फोर्स नहीं है तो किस फोर्स के कारण नीचे गिरेगा, ग्रेविटी के कारण, फील्ड फोर्स के कारण। फील्ड फोर्स का कितना लगता है, mg, उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, g। तो ये बॉल को जैसे ही ये छोड़ता है, इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना हो गया, g। इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा है, g।
जी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो आदमी के सामने बॉल नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा कि वहीं खड़ा रहेगा? नीचे, क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? 1 सेकेंड में ये एक्सेलरेट कितना करता है? जी। आदमी कितना एक्सेलरेट करता है? ए। तो आदमी के कंपैरिजन में ये कितना एक्सेलरेट किया? ए माइनस जी। इसका कितना है? सॉरी, जी माइनस ए, क्योंकि जी बड़ा है। ठीक है, सो विथ कंपैरिजन टू द मैन इन द लिफ्ट, the ball comes down with how much acceleration? g minus a। ये समझ आया? g की वैल्यू सपोज 10 है और ये आदमी का एक्सेलरेशन है 6, तो इस आदमी को ये बॉल कितने एक्सेलरेशन से नीचे आके दिखेगा? 4 से, क्योंकि 6 तो उसका अपना। समझ आया? तो इस आदमी के कंपैरिजन में इसका एक्सेलरेशन कितना लेना है? g माइनस a। ये अब इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। यहां पर एक आदमी खड़ा है और ये आदमी इस बॉल को देखता है। अगर इसने इस बॉल को देखा तो इसको इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? इसका अपना एक्सेलरेशन कितना है? 0, क्योंकि ये खड़ा है। तो इसको इसका एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? जी, राइट? तो ये आ गया जी। सो फिर से एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय मैन इन द लिफ्ट, जी माइनस ए। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय मैन स्टैंडिंग आउटसाइड इज इक्वल टू जी। ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, दिस बॉक्स हैज मास √3 kg। इस पर हमने फोर्स लगाया कितने एंगल पर? 60। इस एंगल से फोर्स लगाया और इस फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये सोचकर कि एक टाइम पर ये यहां से स्लाइड करेगा। जब ये इसका इंटेंशन इधर मूव करने का होगा तो इसको कौन अपोज करेगा? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। कब तक अपोज करेगा? आंसर है लिमिटिंग तक करेगा। तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है जिससे ये स्लाइड मत करे, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। अब इसमें ये वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं लेना। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। ये बताइए कि यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ, इस तरफ कि ऊपर की तरफ? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो फ्रिक्शन किधर होगा? नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि ये सरफेस में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच लगता है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो पहला फिजिक्स का आपका ये नॉलेज सामने आएगा कि फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस काम करता है। इधर ये अगर इधर फोर्स लगेगा तो इसके हम 2 कंपोनेंट बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे 2 कंपोनेंट? क्योंकि इसको जाना किधर है? इधर जाना है क्या? नहीं जाना है, इसको जाना इस तरफ है। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि इधर का फोर्स कितना। तो हम क्या करते हैं? इस फोर्स के 2 कंपोनेंट करते हैं, लेकिन यहां फिर से टेक्निक है। जब कोई फोर्स का वेक्टर हम ऐसा बनाते हैं जिसका एरो नीचे आता है, तो इसके कंपोनेंट्स बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं? यहां से इस वेक्टर को ट्रांसफर करते हैं एंड वी मेक इट लाइक दिस। देखिए यही डायरेक्शन है और इतना ही मैग्नीट्यूड है। ये कौन है? F। इस पॉइंट पे काम कर रहा है इधर, ठीक है? इधर काम कर रहा है मींस इधर काम कर रहा है। इस F पे हमने 2 कंपोनेंट किए, ये 60 डिग्री है
तो ये एंगल भी कितना होगा 60। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा f cos 60। ये कंपोनेंट कितना होगा f sin 60। ये दो कंपोनेंट। फिर से देखिए, ये जो f लग रहा है इसको हमने उठा के शिफ्ट कर दिया। यहां ऐसे लगा, क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि हम लोग टेल से कंपोनेंट निकालते हैं, तो इसलिए हम इसकी टेल यहां ले आए और टेल से हमने ये दो कंपोनेंट निकाल दिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये अब बताइए, यहां पर खिसकाने के लिए, यहां स्लाइड कराने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है? F sin 60 या F cos 60? राइट, F cos 60। तो फ्रिक्शन को पार पाने के लिए, फ्रिक्शन के कैंसलेशन के लिए कौन सा फोर्स यूज किया जाएगा? F cos 60। F cos 60 किसके बराबर हो जाना चाहिए? फ्रिक्शन के। तो ये चीज तब खिसकनी शुरू होगी। समझ आया? तो फ्रिक्शन F के बराबर नहीं चाहिए, फ्रिक्शन किसके बराबर चाहिए? F cos 60 के बराबर चाहिए। ये समझ आया? सो फ्रिक्शन should be equal to F cos 60। ठीक है, cos 60 is half। फ्रिक्शन इसके बराबर होना चाहिए। अब ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर। अच्छा, अब आर, व्हाट इज आर? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम? हाँ, यहां थोड़ा सा एक और चीज आपको ध्यान में देनी है। रिएक्शन किसके बराबर होता है? एक्शन के बराबर। एक्शन क्या चीज का एक्शन है? फ्लोर को दबाने का एक्शन। यहां पर ये इस फ्लोर को कितने फोर्स से दबा रहा है? इज इट ओनली mg? यस। कौन सा? यस, F sin 60 से भी दबा रहा है। और दूसरा किससे दबा रहा है? mg से। अब बताइए, एक्शन का फोर्स कितना हुआ? mg प्लस F sin 60। F sin 60 एंड कितना है? √3g प्लस F sin 60 की वैल्यू बताइए। √3 बाई, करेक्ट, √3 अपॉन ये वाला क्या हुआ? एक्शन। तो रिएक्शन भी इसके इक्वल एंड अपोजिट। दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन आया, तो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। वो हमने यहां लिख दिया। म्यू की वैल्यू फिर हमको दी गई है 1/2√3। सो दिस वी राइट एज 1/2√3। ये म्यू की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमने रखी √3g प्लस F √3/2। दिस इज इक्वल टू F/2। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, इसमें g की वैल्यू रख देते। लेट अस सपोज g इज इक्वल टू 10। अब बताइए, अननोन क्वांटिटीज कितनी है इस इक्वेशन में? एक कौन सी? F को आप निकाल सकते हैं। नाउ इट इज स्मॉल मैथमेटिक्स। अब आप इसमें F की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सुनिए, वो हमारा पर्पस नहीं है कि आप ये छोटा सा मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो, सब कर सकते हैं। फिजिक्स की तरफ ध्यान दीजिए। यहां पर जब भी किसी फोर्स का कंपोनेंट नीचे काम करेगा F sin 60, तो उसको हमने किस पे ऐड कर लेना है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ mg के कारण नहीं होगा। mg प्लस एनी फोर्स विच इज एक्टिंग एज एक्शन, वो क्या पैदा करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए ये वाला एक चीज
ये आपको याद रखना है। नंबर 2, फ्रिक्शन को कौन अपोज करेगा, फोर्स या F cos 60? F cos 60 किसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन। तो हमारा फॉर्मूला यहां से स्टार्ट। ये दो चीजें इसकी खासियत है, ये इसकी स्पेशलिटी है। समझ आया? इस न्यूमेरिकल भी अब आप इससे F की वैल्यू निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, √3 इज कैंसल, 2 5 प्लस F √3/2 multiplied by 2 √3 is cancelled, F/4 is equal to F/2. So 5 is equal to F/2 minus F/4. This is F/4 is equal to 5. So F is equal to 20 न्यूटन। इससे ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है आपको? सब मल्टीप्लाई डिवीजन पर है।